ही का तमाम ये संबोध लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। समय हो गया है आपके फेवरेट प्राइम टाइम शो मनी सेंट्रल का। मेरे साथ स्टूडियो में मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। अंशुमान जी से खबरों पर चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आप देखिए आज मनी सेंट्रल में खास क्या है। शुरुआत होगी, भारत में खुलेंगे विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस। सऊदी ने एशिया और यूरोप के लिए सस्ता किया कच्चा तेल। कितनी असरदार होगी पूंजीगत व्यय बढ़ाने की कोशिश। इस बार बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने पर फोकस हो सकता है सरकार का, लेकिन ये कोशिश कितनी कामयाब होगी इसका विश्लेषण करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियों से सरकार वसूलेगी सब्सिडी। कंपनियां वसूलती हैं सरकार से, अब उल्टी सरकार कैसे वसूलेगी इस पर चर्चा करेंगे। क्या है ऑटो बाजार का ताजा सूरत हाल, और वित्त मंत्री के नाम चिट्ठी में रेल यात्री ने भेज दिया अरमान। ये तमाम चीजें आज मनी सेंट्रल का हिस्सा होंगी। शुरुआत विदेशी यूनिवर्सिटी से। भारत में विदेश के विश्वविद्यालय खोल सकेंगे अपना कैंपस। इसको लेकर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने बुधवार को ड्राफ्ट नियम जारी किए। ड्राफ्ट नियमों में विदेशी विश्वविद्यालय को भारत में कैंपस खोलने पर छात्रों के दाखिले की प्रक्रिया और छात्रों से वसूली जाने वाली फीस तो तय करने की आज़ादी होगी, लेकिन कैंपस खोलने से पहले यूजीसी से अनुमति लेना जरूरी होगी। सर, भारत में यूनिवर्सिटी खोलने की और क्या शर्तें यूजीसी ने रखी हैं? ये प्रस्ताव लंबे समय के बाद वापस लौट रहा है। अगर थोड़ा पीछे जाएं शुभम, तो यूपीए सरकार ने भी भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को लाने की इजाज़त देने का प्रस्ताव शुरू किया था, और उस दौरान जब उस समय भाजपा और विपक्ष में थी, और उस दौरान वामपंथी दलों ने इसका विरोध किया था कि विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में नहीं आने देना चाहिए। लेकिन अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, नई शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उसके तहत इस बात का प्रावधान था, इस तरह का सुझाव दिया गया था कि भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को अपने कैंपस खोलने की छूट मिलनी चाहिए। और यूजीसी की तरफ से जो प्रस्ताव आया है और जो चर्चा हो रही है, उस हिसाब से भारत में विदेशी विश्वविद्यालय अपने कैंपस खोल सकेंगे, लेकिन यहाँ उन्हें ऑनलाइन शिक्षा देने की छूट नहीं होगी। यानी उनको यहाँ कैंपस बनाने होंगे, इन्वेस्टमेंट करना होगा, फैकल्टी भर्ती करनी पड़ेगी, और उसके बाद वो यहाँ पर छात्रों को कोर्सेज दे चुकेंगे। इसके लिए यूजीसी अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी करेगा और यूजीसी से इसके लिए अलग अलग मंजूरी ली जाएगी। एशियाई देशों और यूरोप के लिए कच्चे तेल के भाव में कटौती की गई है सऊदी अरब की तरफ से। एशियाई देशों को फरवरी में डिलीवर होने वाले तेल के भाव में प्रति बैरल $1.45 की कटौती की गई है। हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट इसकी वजह है, और इस गिरावट की वजह से संभावना ये थी कि सऊदी अरब कच्चे तेल के भाव में कटौती करेगा। सर, कितनी कटौती की गई और इसके मायने अब तेल बाजार के लिए क्या हैं? सऊदी ने, जो हम चार्ट देख पा रहे हैं उस हिसाब से, जिसका फ्लैगशिप क्रूड क्रेड है अरब जिसको बोलते हैं, उसने एशिया के लिए फरवरी में $1.45 पर बैरल की कटौती की है, जो $1.80 पर बैरल का रेट है दुबई बेंचमार्क का, उसके आसपास। और इससे पहले ही एशिया के लिए कच्चे तेल की कीमत सऊदी अरब अरामको की तरफ से 10 महीने की न्यूनतम स्तर पर है, क्योंकि इससे पहले भी सऊदी अरब एक बार बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में कटौती कर चुका है। कोशिश ये है कि घटती मांग के बीच, क्योंकि 2023 को लेकर अब लगभग इस बात की संभावनाएं दिखाई देने लगी हैं कि दुनिया की अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं अलग अलग तरीके से मंदी में जाएंगी, मांग में कमी होगी, तो सऊदी अरब के देश अपने सऊदी अरब और ओपेक देश, खासतौर से सऊदी अरब, कीमतों में कटौती करके बाजार में बड़ा हिस्सा पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोशिश इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत और चीन जैसे प्रमुख बाजारों को सऊदी के तेल से भी सस्ता तेल रूस से मिल रहा है, जो कि ब्रेंट क्रूड के लेवल से भी नीचे है। इसलिए सऊदी इस प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कितनी मांग दिखाई देगी और कितना सेल्स दिखाई देंगे इसके बारे में बाद में हमारे पास सूचना आएगी। लेकिन कच्चे तेल की कीमतों में इसका दबाव इस पर देखा जा रहा है। 79-80 के आसपास कच्चे तेल की कीमतें दिखाई दे रही हैं। तेल बाजार में एक और दिलचस्प घटनाक्रम यह है कि तेल बाजार में बहुत सारे निवेशक अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ओपेक देश अपने उत्पादन को लेकर आगे क्या फैसला लेते हैं। क्या वो अपने उत्पादन में कटौती का एक और दौर लेकर आएंगे, क्योंकि अब कच्चे तेल की मांग में गिरावट होने की संभावना है, या वो कच्चे तेल की कीमतों को $75 से नीचे जाने देंगे। अगर $75 से नीचे जाने देते हैं तो इससे कई ओपेक देशों को नुकसान भी हो सकता है। अब खबरें बजट 2023 से जुड़ी। सरकारी संपत्तियों के जरिए पैसा कमाने वाली नेशनल मोनेटाइजेशन योजना यानी एनएमपी का लक्ष्य पिछड़ता देख केंद्र सरकार और नीति आयोग ने राज्यों में एसेट मोनेटाइजेशन को बढ़ावा देने की योजना बनाई और अलग अलग मंत्रालयों से कहा है कि संपत्ति
बिक्री को लेकर राज्यों को दिशा निर्देश जारी करें। रिपोर्ट्स की माने तो ऊर्जा मंत्रालय ने पहले ही ट्रांसमिशन संपत्तियों की मोनेटाइजेशन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और दूसरे मंत्रालय भी अब इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सर, किन किन राज्यों से बात चल रही है और कौन सी एसेट्स बेचने की बात चल रही है? एसेट मोनेटाइजेशन यानी सरकार की संपत्तियों की बिक्री की पूरी योजना जो पिछले बजट का सबसे बड़ी घोषणा थी, और उससे पहले भी सरकार पिछले 2 बजटों से निजीकरण और प्राइवेटाइजेशन की तमाम कोशिशें कर रही है। जितना शोर शराबा, जितनी बहसें, जितने आरोप प्रत्यारोप इस पूरी मुहिम पर दिखते हैं, उसके मुकाबले नतीजे बेहद कम रहते हैं। और पिछले साल जब सरकार ने इतनी बड़ी एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की थी और ये कहा था कि हम 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए की सरकारी संपत्तियां हर साल बेचेंगे, तो ये माना गया था कि शायद गंभीरता के साथ ये संपत्तियां बेची जा पाएंगी। पर उसका रिकॉर्ड कितना खराब रहा है। हम बजट के करीब खड़े हैं। एसेट मोनेटाइजेशन लगभग असफल है। कंपनी न तो सरकारी संपत्तियों को ग्राहक मिले हैं और न उन्हें सफलता के साथ बेचा जा पाया है। अब ये कोशिश राज्यों के साथ की जा रही है। ये समझना थोड़ा सा मुश्किल है कि जो केंद्र सरकार अपनी तमाम व्यवस्था के बाद अगर अपनी संपत्तियां नहीं बेच पा रही, तो राज्य सरकारों को बेचना कितना आसान होगा। लेकिन तात्कालिक तौर पर 5 ऐसे राज्य हैं जिन पर निगाहें हैं, जहां पर सरकारी संपत्तियों की बिक्री या निजीकरण का एक दौर शुरू हो सकता है। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश हैं। यहाँ से जो संपत्तियाँ बेची जाएंगी उसमें हाईवेज और एक्सप्रेसवेज हैं। स्टेट के जो हाईवे होते हैं, राज्यों के राजमार्ग होते हैं, और एक्सप्रेसवे हैं। पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क हैं राज्यों के, जिनकी हालत वैसे भी खराब है। राज्यों को भी पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क में पैसे डालने हैं। सरकारी बस टर्मिनल हैं, और जो वेयर हाउसेस सरकार की तरफ से बने हुए वेयर हाउसेज हैं, जिनमें कि राज्य सरकारें अनाज खरीद कर FCI के लिए या राशन प्रणाली के लिए रखती हैं। इनके को मोनेटाइज करना, या तो इन्हें बेचना या इन्हें लीज पर देना या ट्रांसफ़र करना, इस प्रक्रिया की कोशिश करने के लिए नीति आयोग ने राज्यों से कहा है। हालांकि जैसा अतीत है, जैसा अनुभव है केंद्र सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की वो संपत्तियां जो बेहद अच्छा रिटर्न दे रही हैं वो नहीं बिक पा रही हैं, तो राज्य सरकारों के हाईवे जिन उन्हें वापस लेने के लिए, उन्हें उनके मोनेटाइजेशन या उनके लिए निवेशक मिलेंगे, इसमें शक है। एक और खबर बजट से जुड़ी। इस बार के बजट में केंद्र सरकार की तरफ से पूंजीगत खर्च में होने वाली बढ़ोतरी पिछले 2 बजटों जैसी रहने की संभावना है। बजट 2022 में सरकार ने 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च की घोषणा की थी, और 2021 में हुई घोषणा के मुकाबले ये 35% ज़्यादा था। 2021 में भी यही हुआ था, तब 5.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय की घोषणा की गई थी। 2020 के मुकाबले ये भी 34% ज़्यादा थी। सर, इस बार कितनी बढ़ोतरी की संभावना है? सरकार ने इस बार शायद बजट में जो बड़े खर्च की संभावना है वो 25% के आसपास बढ़ोतरी की गुंजाइश दिखाई दे रही, जो पिछले साल की बढ़ोतरी से कम हो सकती है। पिछले 2 साल के बजटों में सरकार ने पूंजी खर्च में बड़ी बढ़ोतरी की थी, करीब 7.5-8 लाख करोड़ रुपए था। ये माना जा रहा है कि इस बार 9.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास के बजट की पूंजी खर्च के बजट की संभावना है। पूंजी खर्च थोड़ा तकनीकी शब्द है, पर इसे ऐसे समझना चाहिए कि ये वो खर्च है जो सरकार सड़क, पुल बनाने में, रिफाइनरीज खोलने में, खदानें खोलने में यहाँ पर निवेश करती है। हालांकि सरकार, भारत की अर्थव्यवस्था में GDP में सरकारी खर्च का हिस्सा बहुत छोटा है, लेकिन फिलहाल मंदी की इस स्थिति में बाजार में डिमांड के लिए इस खर्च को काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। और ये माना जाता है कि जो सरकार बजट में जितना अधिक कैपेक्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर लेकर आती है, वो सरकार उतना ही उन परियोजनाओं पर निवेश करना चाहती है जहां से रोजगार या मांग आ सकती है। हालांकि रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। पिछले साल अगर हम देखें तो पिछले साल वैसे सरकार का ओवरऑल पूंजी खर्च पिछले साल की तुलना में ज़्यादा रहा, पर सारे मंत्रालयों का प्रदर्शन एक जैसा नहीं दिखाई दिया। हाईवे मिनिस्ट्री और रेलवे मिनिस्ट्री ने अपने पूंजी खर्च आउटले का करीब नवंबर तक 80% हिस्सा पूरा कर लिया था। हाईवे मिनिस्ट्री ने 1,49,000 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन था उसका 80% हिस्सा खर्च किया, और रेलवेज़ ने 1,87,000 करोड़ के आवंटन का करीब 84% हिस्सा खर्च किया है। लेकिन इसके बाद टेलीकॉम मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी, ये प्रमुख मंत्रालय हैं जो अपने खर्च का, अपने आवंटित खर्च का जो पिछले साल उन्हें मिला था नवंबर तक, उसका 47, 42, 43, 50% हिस्सा खर्च कर पाए हैं। सर, सरकार खर्च करेगी, ठीक है, लेकिन क्या सरकार के खर्च करने से बात बनेगी? निजी निवेश तो बड़ी चुनौती है, वो कब लौटेगा, कितना लौटेगा, और ये कितना सहारा दे पाएगी अर्थव्यवस्था को?
प्राइवेट कैपेक्स ही भारत की ग्रोथ का मुख्य ईंधन है, या वही मुख्य ऊर्जा और विटामिन है जिसके जरिए निवेश आता है, निजी कंपनियों का निवेश। भारतीय अर्थव्यवस्था में उसी पर सब कुछ निर्भर है और इसलिए सरकार ने बार बार कर रियायतों के जरिए, सस्ते कर्ज के जरिए इस बात की कोशिश करती हैं कि निजी कंपनियां निवेश करें और उत्पादन बढ़ाया जाए। अभी फिलहाल तीसरी तिमाही तक के, जो दूसरी तिमाही तक के आंकड़े हैं, उसमें कैपेक्स रिवाइवल, किसी बड़े रिवाइवल के संकेत नहीं मिले हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर फर्म्स ने का जो टोटल प्रोजेक्ट है वो ईयर ऑन ईयर सीएमआई का डेटा बताता है कि करीब 44% अप है, 6.1 लाख करोड़ रुपए के आसपास के प्रोजेक्ट हैं। पिछले 3 क्वार्टर्स में ज़्यादा है, लेकिन अभी प्री कोविड लेवल से ऊपर का कैपेक्स नहीं पहुंचा है। अब यहाँ 2 चीज़ें और महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली हैं कि निजी कंपनियां या निजी निवेश बाजार में तब आएगा जब उन्हें मांग दिखाई देगी, और बाजार के सारे आकलन फिलहाल अगले 6 से 7 महीनों के लिए इस बात का संकेत नहीं दे रहे हैं कि भारतीय बाजार में मांग है और अगला साल भारत की अर्थव्यवस्था में इस साल से ज़्यादा कमज़ोर विकास दर का हो सकता है। और शायद यही वजह भी है कि सरकार भी इस साल पिछले साल की तुलना में थोड़ा कम निवेश करेगी, पूंजी खर्च में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं करेगी और घाटे को संतुलित करने की कोशिश करेगी। लेकिन सरकार के पूंजी खर्च से बड़ा काम होने वाला नहीं है जब तक निजी कंपनियां निवेश करना नहीं शुरू करेंगी, उनकी परियोजनाएं नहीं आएंगी, अर्थव्यवस्था में मांग का पहिया तेजी से घूमेगा, इसकी उम्मीद कम है। देश में छोटे कर्जों का आकार बढ़ रहा है। CRIF हाईमार्क की ओर से जारी रिपोर्ट हाउ इंडिया लेंड्स इस बात की पुष्टि करती है। इस रिपोर्ट के मुताबिक छोटे कर्ज देने वाली संस्था यानी माइक्रो फाइनेंस ऑर्गेनाइजेशन की ओर से दिए जाने वाले कर्ज का औसत आकार बीते 4 साल में 36% से ज़्यादा बढ़ गया है। 2022 में ये 36% से ज़्यादा बढ़कर 38,100 रुपये हो गया है। इसके साथ ही 30,000 रुपये से ऊपर के कर्ज माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के पोर्टफोलियो में 75% से ज़्यादा हो गए हैं। पहले इनकी हिस्सेदारी 41% के आसपास हुआ करती थी। सर, छोटे कर्जों का आकार बढ़ना क्या संकेत देता है? ये गतिविधि थोड़ी अच्छी है। इसको तात्कालिक तौर पे एक अच्छा संकेत माना जा सकता है, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस उन उद्योगों को या उन कारोबारों को मिलता है जिनकी पूंजी ज़रूरतें छोटी होती हैं और उन्हें सामान्य रूप से बैंक कर्ज नहीं देते। लेकिन इसमें ये देखना ज़रूरी होगा कि ये बढ़ोतरी ब्याज दरों में बढ़ोतरी के साथ हो रही है। यानी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को पैसे की ज़रूरत है, कर्ज की ज़रूरत है छोटे कारोबारों को, लेकिन यहाँ ब्याज दर भी बढ़ रही है और इनको महंगे कर्ज मिल रहे हैं। और ये कर्ज आने वाले समय में किस स्तर तक उपलब्ध हो पाएंगे वापसी के लिए, इनकी रिकवरी कैसी होगी, दिखाई देगी। लेकिन एवरेज टिकट साइज माइक्रो फाइनेंस कर्ज का 2018 की तुलना में 2022 में बढ़ना ये बता रहा है कि शायद छोटे कारोबारों में निवेश की संभावनाएं थोड़ी बेहतर दिख रही हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली जिन कंपनियों ने गाड़ी उत्पादन में स्थानीय उपकरणों का इस्तेमाल नहीं किया है, उनसे फेम योजना के तहत दी गई सब्सिडी को वापस वसूला जाएगा। फेम योजना के तहत गाड़ी बनाने वाली कंपनियों को सरकार की तरफ से कई तरह की सब्सिडी दी गई थी, लेकिन शर्त क्या थी कि इलेक्ट्रिक गाड़ी बनाने वाली कंपनियां गाड़ी बनाने में स्थानीय स्तर पर बने उपकरणों का इस्तेमाल करेंगी। लेकिन कई कंपनियों पर आरोप यह है कि उन्होंने गाड़ी तैयार करने में इंपोर्टेड उपकरणों का इस्तेमाल किया और अब उनसे वसूली की जाएगी। सर, क्या तरीका होगा, कैसे वसूली की जाएगी? शुभम, भारत में सब्सिडी देकर उत्पादन कराने की जो योजना पिछले 4-5 सालों में आई, उसकी बोहनी बहुत ख़राब रही है। और ये इसका संकेत काफ़ी अलग अलग स्कीमों के लिए भी अच्छा नहीं है। केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए का एक कार्यक्रम जारी किया था, जिस कार्यक्रम के तहत ये कहा गया था कि भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं, जो EV बनाएंगी, उनको सब्सिडी दी जाएगी। इस पर चर्चा हुई, बहस होती है कि आखिर सरकार इन कंपनियों को भी भारत में वाहनों के सस्ते उत्पादन के लिए भी सब्सिडी क्यों देती, जबकि जनरली सब्सिडी के बहुत सारे और विषय हैं जिन पर डिबेट होती है। लेकिन सरकार ने पर्यावरण के अनुकूल ऑटोमोबाइल तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इन कंपनियों को सब्सिडी देने की स्कीम शुरू की थी, जिसको फेम कहा गया था। इनकी शर्त ये थी कि भारत में ये घरेलू सोर्सेज से अपने पुर्जे जुटाएंगी। अब यहाँ भी वास्तविकता से स्कीम थोड़ी सी कटी हुई थी। इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के जितने पुर्जे और जो कच्चा माल है वो आयात ही होता है, क्योंकि भारत में बैटरी की तकनीक नहीं है, पुर्जे नहीं है। अब इस दबाव में फंसकर सरकार ने कंपनियों को सब्सिडी भी दे दी, कंपनियों ने उत्पाद बनाए, उत्पादों में सब्सिडी के जरिए उनकी बिक्री भी की, और उसके बाद अब ये पता चला कि उसमें बहुत सारा उत्पाद इम्पोर्टेड था। ऐसा लग रहा है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज़ है, भारी उद्योग मंत्रालय है, अब वो वापस सब्सिडी की वसूली का कार्यक्रम शुरू करेगा, जिसमें वो ऑडिट करेगा, जिसमें वो जानकारी करेगा जो उत्पाद बेचे गए हैं उनमें कितना इंपोर्टेड कंपोनेंट है, कितना डोमेस्टिक कंपोनेंट है। और ये एक किस्म का निराशाजनक या झटका होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग के लिए, जो इस उम्मीद पर भारत में निवेश करने आया था कि उसे फिलहाल सब्सिडी मिलेगी। और ये यहाँ से इसका असर उन और स्कीमों के लिए भी अच्छा नहीं है, जहाँ पर सरकार तरह तरह की सब्सिडी या
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देकर उनसे उत्पादन करा रही है। ऑटो सेक्टर में लौटती रिकवरी की रफ्तार पर टू व्हीलर की सेल ने ब्रेक लगा दिया है या कहिए उसको धीमा कर दिया है। बीते दिसंबर के दौरान देश में वाहनों की बिक्री 5% की गिरावट आई और इस गिरावट की मुख्य वजह टू व्हीलर की सेल में आई 11% की कमी है। फाडा के आंकड़े देखें तो दिसंबर के दौरान देश में 11.33 लाख यानी 11,33,000 टू व्हीलर की बिक्री हुई है, जबकि 2021 के दिसंबर में यह आंकड़ा 12,75,000 से ऊपर था। हालांकि दिसंबर के दौरान पैसेंजर, कॉमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर्स की बिक्री में बढ़ोतरी हुई है। सर, ऑटो बाजार की नई तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है? कुल ऑटो बाजार की तस्वीर अगर आप दोपहिया वाहनों के साथ जोड़ कर रखें, दोपहिया वाहन को साथ में मिलाएं, तो अभी हम भारत का ऑटो उद्योग महामारी या पैंडेमिक के पहले वाले स्तर पर नहीं पहुंचा। जो आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर 2019 की जो टोटल सेल थी उसकी तुलना में अभी जो सेल्स हैं वो 12% डाउन है। इसमें खासतौर से सबसे बड़ी वजह टू व्हीलर की है। जैसा शुभम ने बताया कि कारों की ट्रैक्टर्स की बिक्री में बढ़ोतरी दिखाई दी है। टू व्हीलर में बिक्री कई तरह से भारतीय अर्थव्यवस्था की जो ज़मीनी डिमांड है उसका संकेत है। टू व्हीलर में बिक्री ये बताती है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जहाँ दोपहिया वाहन ज़्यादा बिकते हैं, कस्बाई अर्थव्यवस्थाएं जहाँ दोपहिया वाहन ज़्यादा बिकते हैं, वहाँ से अभी डिमांड आना शुरू नहीं हुई है। ख़ासतौर पर जितनी प्रमुख टू व्हीलर कंपनियाँ हैं उनके नतीजे भी ये बता रहे हैं कि दोपहिया वाहनों की बिक्री में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। थ्री व्हीलर सेगमेंट में थोड़ी सी बढ़त हमें दिखाई देना शुरू हुई है। ये भी उसी बाजार से आने वाली मांग है, निचले बाजार से आने वाली मांग है, जहाँ पर हमें मांग में बढ़ोतरी दिखाई दी है। कारों ने बेहतर प्रदर्शन किया है इस साल के दौरान। अब यहाँ पर ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए दूसरी चुनौती ये है कि अब यहाँ से लागतें और कीमतें बढ़ने का दौर फिर शुरू होगा नए सिरे से। एक दौर हमने पिछली बार कीमतें बढ़ने का देखा था। दोपहिया वाहनों की बिक्री को बढ़ाने के लिए कंपनियों को बड़े और हैवी डिस्काउंट देने पड़ेंगे। कार कंपनियाँ डिस्काउंट देने में ज़्यादा बेहतर आर्थिक स्थिति में रहती हैं और हमने देखा कि नवंबर दिसंबर में शुभम बड़े पैमाने पर ईयर एंड डिस्काउंट्स दिए गए, सुविधाएँ दी गई। पर दोपहिया वाहन की कंपनियाँ उतने डिस्काउंट देने की परिस्थिति में नहीं होती हैं, क्योंकि वो दूसरे तरह से बाजार में को टारगेट करती हैं। दूसरी चीज़ ये कि दोपहिया वाहनों की बिक्री में फिनांस का रोल लिमिटेड होता है। कार की बिक्री में बैंक और फिनांस का रोल काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए ये हिस्सा काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा अगले 6 महीने के दौरान। यदि गाँव से मांग निकलती है, दोपहिया वाहन वापस बिकना शुरू होते हैं, तो फिर हम अगली छमाही में देख सकते हैं, अगले 3 महीने बाद, 4 महीने बाद पूरे ऑटोमोबाइल उद्योग में कम से कम वापसी की एक रफ्तार शुरू हो सकती है। अब दिन की सबसे बड़ी खबर। कर्ज में बुरी तरह फंसी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने बैंकों से इमरजेंसी लोन के लिए संपर्क किया है। रिपोर्ट की माने तो वोडाफोन आइडिया ने बैंकों से 7,000 करोड़ रुपए के लोन के लिए संपर्क किया। हालांकि रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बैंकों की तरफ से अभी तक वोडाफोन आइडिया को कर्ज देने का कोई फैसला नहीं लिया गया है। बैंक इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार की तरफ से वोडाफोन आइडिया में किस तरह से हिस्सेदारी ली जाएगी, उसके बाद ही वो अपनी रुख अपना स्पष्ट करेंगे, बात आगे बढ़ेगी इस कर्ज की। सर, पहला सवाल तो ये 7,000 करोड़ का इमरजेंसी कर्ज अचानक कंपनी को ऐसी ज़रूरत क्या आ पड़ी? वोडाफोन आइडिया गहरी मुश्किल में है, हर तरह से मुश्किल में है। ये जो ताज़ा कर्ज, इस इमरजेंसी कर्ज की ज़रूरत पड़ी, ये करीब 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज है, जो वोडाफोन आइडिया को जनवरी के अंत तक इंडस टावर को चुकाना है। इंडस टावर वो कंपनी है जो वोडाफोन के नेटवर्क को टावर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। इस कंपनी का 100% बकाया चुकाने की शर्त थी वोडाफोन के सामने, और अगर वोडाफोन ये पैसा नहीं चुकाता है तो वोडाफोन के टावर्स बंद हो जाने का खतरा है। और इसलिए वोडाफोन आइडिया ने अचानक 7,500 करोड़ रुपए के इमरजेंसी कर्ज की मांग के लिए पंजाब सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक के साथ बात करनी शुरू की है, ताकि वो अपने नेटवर्क को बचा सके। और ये वोडाफोन के ब्रिंक की तरफ या वोडाफोन के गहरी मुश्किल की तरफ खिसकने का पहला बड़ा संकेत है, जहां पर कंपनी को इमरजेंसी लोन लेने की जरूरत पड़ गई। और हमें जानना जरूरी है कि अगर टावर बंद हुए तो वोडाफोन के नेटवर्क पर संकट आएगा। सर, सरकार रिवाइवल से अपना हाथ पीछे क्यों खींचती दिख रही है? अगर सरकार को इक्विटी कन्वर्जन करना है, जो भी करना है करे, आगे बढ़े। वोडाफोन को लेकर जिस तरीके की संभावनाएं शुरुआत में जाहिर की गई थी, जब हमें याद होगा पिछले साल इस बात पर लंबी बहस चली थी कि जब कंपनियों को अपने पुराने बकाये चुकाने थे और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से कहा था कि वो वोडाफोन का जो बकाया है, उस बकाये का जो ब्याज है, उस ब्याज का भुगतान नहीं लेगी और उसके बदले कंपनियों के निवेशकों को, कंपनियों के मालिकों को उसमें निवेश करना होगा। लेकिन अभी फ़िलहाल, अभी तक जो परिस्थिति है उसमें कंपनियों के प्रमोटर्स ने, वोडाफोन के प्रमोटर्स ने किसी बड़े निवेश की तैयारी नहीं की और संकेत नहीं दिया। और अब सरकार भी
एक प्राइवेट कंपनी को उबारने के लिए अपनी तरह का अनोखा घटनाक्रम भारत में होने वाला था, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी को सरकार उबारने जा रही थी, सरकार उसमें हिस्सेदारी ले रही थी। ये भी एक पैराडॉक्स है कि जहां सरकार अपनी कंपनियों में, सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेच रही है, वहां एक निजी कंपनी में हिस्सेदारी खरीदने जा रही थी। और वो पूरी कोशिश इस शर्त पर थी कि वोडाफोन आइडिया के प्रमोटर्स भी इसमें निवेश करेंगे, इसमें पैसा डालेंगे, और वैसा नहीं हुआ। वोडाफोन आइडिया के पास फंड्स की ज़बरदस्त किल्लत है। 2.2 लाख करोड़ रुपए के आसपास के कर्ज पर ये बैठी हुई है। कंपनी को 15,080 करोड़ रुपए अभी तत्काल अपने कर्जदारों को चुकाने हैं। और इसलिए जब केंद्र सरकार की तरफ से मदद मिलने की संभावना बंद हो गई तो वोडाफोन के लिए और ज़्यादा चुनौती हो गई, और इसलिए बाकी जो लेंडर्स हैं जिनकी बकायेदारी है उन्होंने दबाव बनाना शुरू कर दिया। और इंडस टावर की ये अपील इसी तरह से है। डिप्लोमेटिकली भी इसमें काफ़ी मूवमेंट हो रहे हैं। अभी ऐसी भी खबरें थी कि यूके इंडिया ट्रेड बॉडी जो है, जो भारत और यूके के उद्योगपतियों का संगठन है, उसने भारत के जो राजदूत हैं लंदन में, ब्रिटेन में, उनसे भी अपील की थी कि सरकार जो बकायेदारी है उसको इक्विटी में बदलने की कोशिश करे, कि में जल्दी करे। लेकिन अगर हम बयानों पर जाएँ, भारत के संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयानों पर जाएँ, तो उन्होंने कल ये कहा कि बहुत कॉम्प्लेक्स इशू है, जटिल इशू है। यानी सरकार अपनी तरफ से वोडाफोन को बेल आउट करने के लिए आगे आती नहीं दिखाई दे रही है। तो सर फिर किस तरफ जाते दिख रही है अब आपको ये कंपनी? वोडाफोन के पास सामने तीन बड़ी चीज़ें हैं जो नहीं होती दिखाई दे रही हैं, और वोडाफोन बैंक्रप्सी के रिस्क की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है, ऐसा बाजार के विशेषज्ञ मान रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि वोडाफोन फिलहाल 5G सर्विसेज लॉन्च नहीं कर पाएगी। ऐसी स्थिति में जब उसके पास 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, उसे अपने टावर कंपनी को, मौजूदा टावर कंपनी को देने के लिए भी, उसके बकाये चुकाने के लिए भी 7,500 करोड़ रुपए नहीं है। वोडाफोन की बैलेंस शीट में केवल 190 करोड़ का कैश बैलेंस है इस समय उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में 5G सर्विस तो भूल जाइए कि वोडाफोन जल्दी 5G सर्विस लेकर आएगी। दूसरी चीज है कि इतनी सारे संकट के बाद भी वोडाफोन के प्रमोटर्स की तरफ से किसी बड़े निवेश की घोषणा अभी तक नहीं हुई। जो संकेत मिल रहे हैं कि वो 4 से 5,000 करोड़ रुपए वोडाफोन में डाल सकते हैं, पर उससे कंपनी का भला होने वाला नहीं, कंपनी का नेटवर्क नहीं बन सकता है। और 2.2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज होने के बाद बैंकर्स क्या इस कंपनी को कर्ज देंगे, वोडाफोन को नए सिरे से कर्ज देंगे, इसकी में भी बड़ी मुश्किल है। और इसलिए वोडाफोन के 7,500 करोड़ रुपए के जो कर्ज की तत्काल इमरजेंसी क्रेडिट की मांग है, इस पर भी लोगों को बाजार में, शेयर बाजार में निवेशकों को शक है कि बैंक आसानी से उसे कर्ज दे पाएंगे, और ये वोडाफोन के लिए जोखिम की बात है। मतलब इस सर्वाइवल का सवाल है। भारत की जो तीसरी मोबाइल कंपनी है वो लगभग अब ब्रिंक पर है, जहां पर उसका भविष्य अंधेरे में दिखता है, सरवाइव करना मुश्किल दिखाई दे रहा है। सर आपने कहा कि दिवालिया हो सकती है, बढ़ सकती है उस ओर, अगर दिवालिया हो गई ये कंपनी फिर क्या होगा? जो चुनौतियां उस हिसाब से वोडाफोन को या तो सरकार की तरफ से सीधी मदद आए और सरकार उसका इक्विटी कन्वर्जन करे बकायेदारी का, और सरकार का हाथ लगते ही वोडाफोन की साख थोड़ी बेहतर होगी, बैंकर आगे आकर मदद देने की कोशिश करेंगे, या फिर वोडाफोन के जो प्रमोटर्स हैं वो इसमें निवेश करें। और ऐसी स्थिति में नहीं अगर होता है तो फिर वोडाफोन के बैंकरप्ट होने के खतरे सामने बढ़ते चले जाएंगे। और ऐसी स्थिति में भारत के टेलीकॉम बाजार के लिए चुनौतियां और ज़्यादा बड़ी होंगी। फिर ये पूरी तरह से डुओपोली का बाजार हो जाएगा। अभी एक हिस्सा, जो छोटा सा ही हिस्सा सही, लेकिन वोडाफोन बाजार में कंपटीशन लेकर मौजूद थी तीसरी कंपनी के तौर पर, अब फिर डुओपोली का पूरी तरह से बाजार हो जाएगा। वैसे भी अगर आप पिछले 7 महीने के शुभम आंकड़े देखिए, जिनको मनी सेंटर में लगातार चर्चा करते रहते हैं और आपको अपडेट ला कर देते रहते हैं, लगातार अगर आप देखें तो वोडाफोन आइडिया एयरटेल और जियो के मुकाबले अपने ग्राहक का आधार को लूज़ कर रही है, सब्सक्राइबर्स लूज़ कर रही है। उसके सब्सक्राइबर्स वोडाफोन और एयरटेल और जियो की तरफ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो भविष्य की सेवा है, जहां सबसे ज़्यादा रेवेन्यूज़ आने, अच्छे रेवेन्यूज़ आने हैं, वो रेवेन्यूज़ लाने के लिए 5G सर्विस की ज़रूरत है, वो 5G नहीं दे पाएगी। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि वोडाफोन को अभी मौजूदा स्थिति में अपने आप को चलाए रखने के लिए अपने टैरिफ में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करनी पड़ेगी, अपनी दरों में ज़बरदस्त बढ़ोतरी करनी पड़ेगी अगर उसको सर्वाइव करना है, और उसका असर फिर उसके ग्राहक आधार पर पड़ेगा। यानी एक किस्म का ये दुष्चक्र है, एक विशेष साइकिल है जिसमें वोडाफोन आइडिया फंस गई। और अगर इस बजट तक, अभी अगले 2-3 महीनों तक सरकार ने वोडाफोन आइडिया को उबारने के लिए कोई आगे मदद नहीं की, तो फिर यहाँ वोडाफोन के लिए अस्तित्व का संकट बनता दिखाई दे रहा है। ये थी हमारी आज की सबसे बड़ी खबर। अब बढ़ते हैं आगे मनी सेंट्रल झटपट पे।
मुद्रा योजना के तहत दिए जाने वाले कर्ज को सरकार नई पेंशन योजना यानी एनपीएस से जोड़ सकती है। रिपोर्ट्स की माने तो मुद्रा योजना के तहत एमएसएमई इकाइयों को लोन देने के लिए सरकार की तरफ से शर्त रखी जा सकती है कि लोन लेने वाली इकाई अपने कर्मचारियों को नई पेंशन योजना के साथ जोड़े। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सुझाव अभी शुरुआती दौर में है और उन एमएसएमई इकाइयों पर एनपीएस की बाध्यता थोपी जा सकती है जिनमें काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 20 या इससे कम हो। हालांकि इस शर्त को शुरुआत में एक निश्चित अवधि तक लागू किए जाने की संभावना है। दूसरी खबर, वैश्विक स्तर पर फैलती आर्थिक मंदी का असर भारत में नौकरियों पर पड़ने लगा है। अंग्रेजी समाचार पत्र इकोनॉमिक्स टाइम्स में आज एक रिपोर्ट छपी जिसमें कहा गया कि पश्चिम और चीन में हीरों की मांग घटने की वजह से देश में डायमंड हब सूरत में 20,000 लोगों की नौकरी चली गई है। रिपोर्ट में कहा गया कि मांग घटने की वजह से डायमंड इकाइयों ने प्रोसेसिंग की क्षमता जो थी वो 60 से 70% ही कर दी है, यानी कि पूरी क्षमता पर अब प्लांट नहीं चल रहे हैं। दुनिया भर में जितने हीरे बिकते हैं उनमें करीब 80% की पॉलिशिंग सूरत में ही होती है और इंडस्ट्री ने सूरत में करीब 8 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। तीसरी बड़ी खबर, फर्स्ट आबू धाबी बैंक की तरफ से यूके के दिग्गज बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अधिग्रहण किया जा सकता है। रिपोर्ट की माने तो फर्स्ट आबू धाबी बैंक की तरफ से स्टैंडर्ड चार्टर्ड के अधिग्रहण के लिए संभावित बोली पर विचार किया जा रहा है। हालांकि बैंक ने इस डील को एक जटिल सौदा बताया है। देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनियां और डिजिटल पेमेंट कंपनियां सरकार के डेटा प्रोटेक्शन बिल में शामिल उस कानून का विरोध कर रही हैं जिसमें यूजर के डेटा को ट्रस्टेड ज्योग्राफी यानी ऐसे देशों में जहां सरकार क्या अच्छे संबंध हो या सरकार चाहती हो जिसके साथ साझेदारी हो कि अपना रखा जाए डेटा, वहां शिफ्ट करने की बात कह रही है। कंपनियों का कहना है कि यूजर का डेटा देश में ही रहना चाहिए। विरोध करने वाली कंपनियों में एयरटेल, रिलायंस जियो और पेटीएम शामिल हैं। सर, कोई टिप्पणी आपकी? सबसे दिलचस्प घटनाक्रम अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग बाजार में फर्स्ट अबू धाबी बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के टेकओवर की तैयारी कर रहा है। अगर ऐसा होता है तो ये हाल फिलहाल के वर्षों में सबसे बड़ी फाइनेंशियल टेकओवर डील होगी और उसमें खास तौर पर पहली बार खाड़ी देशों का मध्य पूर्व का कोई बैंक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी बड़े बैंक का अधिग्रहण करेगा। माना जा रहा है कि ये डील करीब करीब $23 बिलियन के आसपास की हो सकती है और पहली बार ऐसा होगा जब कोई कंपनी गल्फ रीजन की किसी लार्ज बड़े बैंक का टेकओवर करने जाएगी। हाल के पिछले 3-4 सालों में अबू धाबी के फंड का आकार भी काफ़ी बढ़ा है। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का फ़ायदा भी अरब के देशों की अर्थव्यवस्थाओं को मिल रहा है। इसका जो फर्स्ट अबू धाबी बैंक है उसका एसेट साइज़ इस समय पश्चिम एशिया के अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ा है। यानी वो अगर बाकी बैंकों को देखें, कतार, सऊदी, अल राइजी और एमिरात्स को, इनकी तुलना में वो सबसे बड़ा बैंक है। पहला घटनाक्रम। दूसरा घटनाक्रम ये कि सूरत में बेकारी की खबरें भारत के निर्यात क्षेत्र में गिरावट की जो खबरें हैं उनके साथ जोड़कर देखी जाती हैं। सूरत से होने वाला निर्यात और भारत के निर्यात में जो गिरावट आई है उससे भारत की जो हाई वैल्यू एक्सपोर्ट्स हैं, खासतौर से जो डायमंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट है, उनकी गिरावट का असर वहाँ दिखाई देता है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अरमानों की चिट्ठियों पर आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि आपसे अगली मुलाकात सोमवार को तो होगी मनी सेंटर में, लेकिन रविवार को लेकर आऊँगा मैं और अंशुमान जी इकोनॉमिकम। इस बार इकोनॉमिकम में सर क्या खास होगा? शुभम, इस बार का इकोनॉमिकम बजट की तरफ बढ़ते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के भीतर से आ रहे एक बेहद महत्वपूर्ण लेकिन महीन संकेत को लेकर सामने आएगा। हम हमेशा इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या महंगाई बढ़ने के साथ मांग घटती है? अगर मांग, क्या उसके संकेत भारत में दिख रहे हैं? क्या हमारी खपत टूट रही है महंगाई के कारण? और अगर खपत टूट रही है तो फिर सरकार को टैक्स कैसे ज़्यादा मिल रहा है? इस पहली को सुलझाएंगे इस बार आंकड़ों के जरिए, समझेंगे इकोनॉमिकम में कि बाजार में जेब पर का क्या हाल है और मांग का क्या हाल है बजट से ठीक पहले। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अरमानों की चिट्ठियों पर। आज के अरमानों की चिट्ठी लिख भेजिए एक रेल यात्री ने वित्त मंत्री के नाम। क्या है रेल यात्री के अरमान इस बजट से, आप भी सुनिए अरमानों की ये चिट्ठी। डाकिया आया, डाकिया आया। वित्त मंत्री के नाम चिट्ठियों की खेप में आज किसकी चिट्ठी आई है, आइए देखते हैं। निर्मला मैम नमस्ते, मेरा नाम सौमित्र है। मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला हूँ। दिल्ली की एक पब्लिशिंग कंपनी में नौकरी करता हूँ। मैंने अभी पूर्वा एक्सप्रेस की जनरल बोगी की सीढ़ियों पर बैठकर अपना सफ़र शुरू किया है। स्लीपर में मेरी रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुई और एजेंट 635 रुपये वाली सीट को कंफर्म कराने के 1500 रुपये मांग रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। खैर कोई बात नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। देश की 3 पीढ़ियाँ गुजर गईं, रेल यात्रियों की फूटी किस्मत नहीं सुधरी। बजट का मौसम है
और मेरा सफ़र लंबा है। मन में आया कि आपको एक चिट्ठी लिख भेजूं। कहीं पढ़ा था कि आपने बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। ट्रेन की रफ्तार के बीच मेरे विचार झटके खा रहे हैं। निर्मला मैम, मैं बीते 15 सालों से ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। कभी ये नहीं समझ पाया कि इतने बदलावों के बाद भी टिकटों की ये कालाबाजारी ख़त्म क्यों नहीं होती। एक के बाद एक रेल बजट आते गए, बजटों का आकार बढ़ता गया, लेकिन मेरे जैसे जनरल बोगी में सफ़र करने वाले मुसाफिर के दिन नहीं बहुरे। अधिकांश स्टेशन और ट्रेनें अभी भी सफाई से महरूम हैं। टिकट के लिए मारामारी कम नहीं होती। स्टेशन पर मिलने वाली चाय और खाना जितना महंगा है, उतना ही ख़राब भी। रेलवे की छोटी बहन यानी लोकल EMU भी उसी हाल में है। महंगी ट्रेनों में चलने वाले ज़रूर आपको ट्वीट करते होंगे, बधाई भेजते होंगे, खाने पीने के फ़ोटो लगाते होंगे। हम तो अब भी घर में बता नहीं पाते कि जनरल बोगी में क्या भुगत कर आए हैं। वित्त मंत्री जी, साफ ट्रेनों में चलना, समय से पहुंचना, अच्छी सुविधाओं के तो हम भी हकदार हैं। अब तो रेल बजट खत्म हो गया है। आम बजट से रेलवे के बारे में पता चलता है। निर्मला मैम, मेरे बेटे ने YouTube पर विदेशी ट्रेनों के वीडियोस देखे। कह रहा था कि पापा, क्या आपकी भी ट्रेन ऐसी ही है? आप बजट में ये ज़रूर बताइएगा कि मैं उसे क्या जवाब दूं। उम्मीद है मेरे बेटे के अरमानों की गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी। आपका सौमित्र। ऐसे ही काट